आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे टॉपिक आया है और वो टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है। और मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बिफोर दैट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए जिससे आप लोग को टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें हम लोग बहुत सारे पेड कोर्सेज लेके आए हैं, फ्री मॉक टेस्ट लेके आए हैं और आप इसको डाउनलोड करिए और मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाइए जिससे आप लोग की नॉलेज और इंक्रीज़ हो सके। चलिए मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट पे। एक्चुअली मैं मेरा ये सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए कि मैंने ये क्यों बनाया अपना ये वीडियो, बिकॉज जो मुझे कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स लिख रहे थे या जो मेरे को सुनने में आ रहा था वो ये था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी को और रिसर्च मेथड को बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। वो चीज़ बहुत गलत है और दोनों बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है। रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च, जो आप लोग ऑलरेडी अपने रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, जो आप लोग पढ़ चुके हो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, वो पूरा का पूरा किस में है, वो पूरा का पूरा रिसर्च मेथडोलॉजी में है। इसके साथ साथ अगर सपोज किसी ने नेट जेआरएफ की पढ़ाई नहीं की हुई है तो वो आगे जाकर के कोर्स वर्क करने वाला है रिसर्च में अपने, जब वो पीएचडी परस्यू करेगा उस वक्त जब वो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेगा, वो सारी जो भी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, व्हाट आर दी प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, व्हाट आर दी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, किस किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक से हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हो रिसर्च एप्टीट्यूड में या हम कह सकते हैं आपके कोर्स वर्क में जब आप पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों का समीशन ही रिसर्च मेथडोलॉजी होता है। इनफैक्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो लोग जिन्होंने बीबीए या जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया उनका एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, है ना। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो पूरे एक तरीके से चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी की इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, उनकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं कि रिसर्च में बेसिकली हमें करना क्या है, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ये रिसर्च मेथडोलॉजी, ये रिसर्च मेथड बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च मेथड आएगा बाद में। रिसर्च जो मेथड है वो रिसर्च मेथडोलॉजी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो आप उसको इंटरचेंजेबली बिल्कुल यूज़ मत करिए। रिसर्च मेथडोलॉजी वही है जो आप लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो या फिर कोर्स वर्क में आप पढ़ने वाले हो। उस सब जो मेन चीज़ें होती हैं, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, इन सब के बारे में जो नॉलेज आपको मिली है वो सारी की सारी रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, तो अब अपन समझ लेते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या क्या आता है और अगर हम लोग ने पढ़ा है तो किन किन चीज़ों पे अपने को फोकस ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इन सबको अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तभी आप रिसर्च मेथडोलॉजी अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाओगे अपने रिसर्च पे। तो इसमें क्या क्या आता है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन आता है ना, किस तरह की पॉपुलेशन है आपकी, हीट्रोजीनियस है या होमोजीनियस पॉपुलेशन है या आपका अपन कह सकते हैं टारगेट पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम टारगेट पॉपुलेशन अपनी डिसाइड करते हैं कि हमको किस पॉपुलेशन पे टारगेट, किस पॉपुलेशन पे अपन अपना टारगेट रखना चाहते हैं, जिससे हमारा जो टाइम और हमारा जो कॉस्ट है, जो हम लोग फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को कॉस्ट देने वाले हैं, वो सब की सब जो कॉस्ट वगैरह है वो सारे की सारी सेव हो जाए। तो हमको एक टारगेट पॉपुलेशन चूज़ करनी जिससे हमारी जो मार्केटिंग एफर्ट्स है हमारे वो सारे एक प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज हों। इसके अलावा ये नेचर पॉपुलेशन अपना हो गया। सबसे पहले तो अपने टारगेट पॉपुलेशन चूज़ की, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सैंपल होता है कि किस तरीके से हमें सैंपल का चुनाव करना है, हमारा जो सैंपल साइज़ क्या होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो आप बिल्कुल ये कोशिश करिए कि आपकी जो रिसर्च है, क्योंकि वो आगे जाकर के एक प्रोडक्टिव वे में बाहर आने वाली है, आप कुछ नया फाइंड करने वाले हो, तो मेक श्योर कि जो आप लोग का एरर है वो कम से कम हो, जिससे आपकी जो रिसर्च है इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सके हमारी सोसाइटी के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल क्या होने वाला है, कितना आप सैंपल सेलेक्ट करने वाले हो, आपका सैंपल साइज क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग सिलेक्शन ऑफ सैंपल में करोगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टूल। अब मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के, तो आप कौन से अप्लाई करने वाले हो। आप सिस्टमैटिक अप्लाई करने वाले हो तो वो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। अगर आप लोग आगे जाकर के सेटिस्फाइड करने वाले हो तो वो आपका प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। तो किस तरीके से आप लोग यूज़ करने वाले हो वो सारा का सारा आपका आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ टूल के अंदर। तो ये आपको डिसाइड करना है आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। अगर आप कन्वीनियंस पे फोकस, अब मेरे मुंह से कन्वीनियंस वर्ड निकल ही गया है, तो कन्वीनियंस मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी। अब अपनी जजमेंट के हिसाब से या कोटा के हिसाब से ये सब आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो रिसर्च है, जो आप स्टडी करने वाले हो, जो मार्केट आप रिसर्च करने वाले हो, उसमें कौन सा टूल आपको यूज़ करना है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है वो एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है और प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एक तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी मेथड्स यूज़ करें, बिकॉज हर एक
वेरिएबल की अकर होने की चांसेस हो वहाँ पे, तो सिलेक्शन ऑफ टूल इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर रिसर्च। आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले हो, ये मैं आपको हेल्प करूँगा आगे जा करके कि आप किस तरीके से अपना टूल सेलेक्ट करो। इसकी मैं वीडियो बैकअप में बना रहा हूँ, पर अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग समझ रहे हैं मेथडोलॉजी और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो अब इतना बस समझो कि सिलेक्शन ऑफ टूल में आपको ये सिलेक्ट करना है कि प्रोबेबिलिटी मेथड से आप अपना टूल सेलेक्ट करने वाले हो, अपना सैंपल सेलेक्ट करने वाले हो, या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी तरीके से आप अपना सैंपल चूज करने वाले हो। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। आप किस तरीके से अपना डाटा कलेक्ट करने वाले हो, क्या क्या तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के। ये कलेक्शन ऑफ डाटा है ना, यही है आपका रिसर्च मेथड्स, है ना। किस तरीके से आप क्वालिटेटिव यूज़ करने वाले हो, आप क्वांटिटेटिव यूज़ करने वाले हो। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ नथिंग बट रिसर्च मेथड। ये रिसर्च मेथड है आपके कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फोकस करना है कलेक्शन ऑफ डाटा में किस तरीके से आप कलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो पार्ट है ये है रिसर्च मेथड, ठीक है। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ के नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ कि कहाँ पे हमको क्वालिटेटिव यूज़ करना है, कहाँ पे हमको क्वांटिटेटिव यूज़ करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके आगे जा करके आएंगी। हाउ डाटा विल बी एनालाइज्ड, किस तरीके से हम लोग डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आजकल तो खैर बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिसर्च एप्टीट्यूड में। मैटलैब्स आता है, पाइथन आता है, SQL आता है, SAS आता है। ये सारे के सारे आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप लोग इफेक्टिव तरीके से, बिकॉज अब हम लोग का जो वर्ल्ड है वो जो है वो मैनुअल नहीं रह गया, अब सब चीज़ जो है वो डिजिटल वर्ल्ड बन गया है। बहुत आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ों को, और हम लोग उसके अकॉर्डिंगली इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे भी वो हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब अवेलेबल है। तो आप किस तरीके से अपने डाटा को एनालाइज करने वाले हो, ये यहाँ पे आप देखोगे। तो ये स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आप लोग को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप लोग, सैम्पलिंग के कौन से तरीके होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, किस तरीके से आप लोग पाई चार्ट या आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह में सब में पढ़ा हुआ है, तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। और ये सब का समीशन ही रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, ठीक है। तो आगे जा करके आपको बिल्कुल ये फोकस करना है कि आपको अगर किसी से आप कुछ पूछ रहे हो तो यू शुड ऑलवेज फोकस कि हम लोग मेथडोलॉजी जो है वो हमारा स्टडीड पार्ट है और मेथड्स पे अपन फोकस करें, बिकॉज मेथड्स का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर, और जो आपको बताएगा कि आपका रिसर्च आगे जा करके कितनी फ्रूटफुल और कितनी इफेक्टिव होने वाली है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज रिसर्च मेथड्स। और ये एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो। सबसे पहले तो मैं जो है रिसर्च मेथड आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बेसिकली तो 2 मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो पहले मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च लेके आया हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर देखें तो क्वांटिटेटिव जो है वो न्यूमेरिकल्स में, नंबर्स में डील करता है, और क्वालिटेटिव जो होता है वो एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है ना। ये न्यूमेरिकल डाटा रहता है, और जो क्वालिटेटिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल डाटा पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा है, और एक तरीके से उस डाटा के बेसिस पे हम आगे जा करके अपनी रिसर्च को फॉर्मुलेट करने वाले हैं, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसका फर्स्ट जो मेथड होता है, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है, वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग, ऑनलाइन पोल्स करते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर रहे होते हैं। आप लोग भी देखते हो कई सारे आपके जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपके मेल में बहुत सारे ऑनलाइन सर्वे आए होते हैं, आप ऑनलाइन पोल करते हो। मुझे आज भी याद है जब दिसंबर 2019 का एग्जाम हुआ था, उस केस में बहुत सारे लोगों ने पोल किए थे यूट्यूब में कि मॉडरेट था पेपर, डिफिकल्ट था, ईजी था। तो सैम्पल ये जो आपके जो सर्वे होता है, सर्वे रिसर्च होता है, इसमें आप लोग क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हो, आप ऑनलाइन पोल्स करते हो, आप ऑनलाइन सर्वे करते हो, जिसकी मदद से आप लोग को क्वेश्चंस बनाने होते हैं क्वेश्चनियर में। और वो जो रिस्पॉन्डेंट्स होता है, जो आपके सैंपल ऑफ रिस्पॉन्डेंट, हर एक को तो आपको करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सैंपल सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। तो आप लोग उस क्वेश्चनियर को लेके जाते हो, और आगे जाकर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कैसे आप लोग गूगल फॉर्म में क्वेश्चनियर अपने बना सकते हो। इसके पहले मैं ये वाली वीडियो लेके आऊँ जिससे आप लोग को पता तो चले कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके रिसर्च पे डिपेंडेंट होता है कि कौन सा आप तरीका यूज़ करने वाले हो। अगर आप सपोज, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस सपोज आप लोग जानना चाहते हो कि किस तरीके से जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, किस प्रोडक्ट को लेकर के कौन सा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, तो आप लोग देखते हो कि क्वेश्चनियर, यहाँ हम लोग ने जब बैचलर्स और मास्टर्स में अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया तो हम लोग क्वेश्चनियर्स वगैरह डेवलप करते थे। बेसिकली जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, या अपन कह सकते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग होते हैं, दे वांट टू नो दी सेटिस्फैक्शन लेवल। सपोज अगर आपको जानना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का, है ना, आप कितना मतलब कुल मिला करके अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आप बात करो, आप ये सब जानना चाहते हो, तो वो सारी की सारी आ जाएगी सर्वे रिसर्च के अंदर, जिसमें आप लोग क्वेश्चन डेवलप करते हो, ऑनलाइन पोल्स करते हो, और उसकी मदद से आपके पास एक डाटा आ जाता है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है, वो प्री डिसाइडेड होते हैं। आपको उसको फिल करके सबमिट करके आपके जो रहता है इंसान जिसने जो रिसर्च करवाई होती है, जिसने ये सर्वे करवाया होता है, उसके पास सारी के सारा डाटा पहुँच जाता है।
और उसके बेसिस पे वो आगे जा करके अपनी रिसर्च कंडक्ट करता है। तो ये होता है सर्वे रिसर्च, जो कि डिपेंड करता है आपके ऑनलाइन पोल्स और क्वेश्चनियर के ऊपर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज़ अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, सर्वे रिसर्च के अंदर दो चीज़ें कैटेगराइज्ड हैं, एक है क्रॉस सेक्शनल सर्वे और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल सर्वे जो रहता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। क्रॉस सेक्शनल यूज़ कब करना है आपको? जैसे कि आप हमें बात बताना चाहते हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी इनके ऊपर क्या प्रेशर रहता है। आई डोंट वांट टू डू अ लॉन्ग टर्म सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल में लंबी अवधि रहती है ना, पर इसमें क्या होता है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन बात, जैसे मैंने बोला 31 मार्च जो बैलेंस शीट अपन बनाते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर डेट पे मैं किसी प्रकार का सर्वे करना, जैसे मैंने आप लोग को पिछली बार बताया, जो रिसर्च प्रपोजल मैंने फॉर्मुलेट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने क्रॉस सेक्शनल यूज़ क्यों किया था, है ना, इसीलिए क्रॉस सेक्शनल यूज़ किया था, बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे किस तरीके से उसका जो इफेक्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इफेक्ट बिफोर और आफ्टर होगा। बिकॉज ये जो होता है बैलेंस शीट्स वगैरह होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है, दैट इज 31 मार्च और 31 दिसंबर। तो क्रॉस सेक्शनल जो होता है वो आपको तब यूज़ करना है कि जब आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका इफेक्ट देखना चाहते हो। लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म आप उसका कॉज और इफेक्ट नहीं देख रहे हो, लंबी समय अवधि के लिए आप नहीं देख रहे हो, तो आप क्रॉस सेक्शनल यूज़ नहीं करो। आप उस केस में लॉन्गिट्यूडनल यूज़ करो, जिसमें सपोज क्या होता है, आप लोग देखते हो कई बार आपके पास सपोज अनअकैडमी की अगर मैं बात करूँ तो अनअकैडमी का आपके पास आप साल 2 साल से आप बने हुए हो उस अनअकैडमी में, तो आपके पास एक आता है फॉर्म आता है सामने, वो फॉर्म में लिखा होता है कि आप बताओ कि आप कितने खुश हो ऑनलाइन चैट से, टेक्निकल टीम से, ठीक है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे हो गया, बिकॉज आप 1 साल से बने हुए हो, आप अच्छा खासा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुके हो अनअकैडमी पे, तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स, हमारे जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारी जो चैट की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो किस तरह आपको सपोर्ट कर रही हैं, या आपकी जो ऑनलाइन लेक्चर्स है उनकी क्वालिटी किस तरीके से है, आपको लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो है हम सर्वे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म देखने को 1 मिनट में ये जज नहीं कर लेगा कि चैट जो टीम है वो किस तरीके से है, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्गिट्यूडनल हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक लंबी अवधि रहती है। तो आपके रिसर्च में अगर आप किसी एक वेरिएबल को लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट देख रहे हो, उसका लॉन्ग टर्म एक देख रहे हो कि उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद आप उसकी स्टडी करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल। पर क्रॉस सेक्शन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल रहा हूँ कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस केस में आप क्रॉस सेक्शनल यूज़ करते हो। तो ये होता है सर्वे रिसर्च के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं। अब आ जाते हैं अपन कोरिलेशनल के ऊपर। और कोरिलेशनल रिसर्च, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी चीज़ का इफेक्ट क्या हो रहा है दूसरी चीज़ पे, है ना। कोरिलेशनल में हम लोग देखते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अगर किसी को किसी स्ट्रेस और अपन कह सकते हैं डिप्रेशन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उस केस में हम लोग अपना कोरिलेशनल रिसर्च अप्लाई करते हैं कि अगर अपने को किसी 2 चीज़ के बीच में देखना है कि इसका क्या इफेक्ट है। वैसे भी अपन ने ये पढ़ा भी है कोरिलेशन में कि हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का रिलेशनशिप क्या है किसी दूसरी वेरिएबल से, एक वेरिएबल का रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल से क्या है, ये सब चीज़ें हम कोरिलेशन में देखते हैं। तो कोरिलेशनल रिसर्च में हम लोग किसी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर अपन ये जानना चाहते हैं कि फेम और मनी में क्या रिलेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो कि क्या रिलेशनशिप है किसी 2 वेरिएबल में, तो उस केस में हम कह सकते हो, जैसे कि हम मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस, अगर हम लोग अपनी सब्जेक्टिव की बात करें कि अगर हम किसी एम्प्लॉय, अगर एचआर की बात करें, मैं ये एग्जांपल आपको पहले देने वाला था, पर मैंने सोचा मैं कोरिलेशन के साथ दूंगा कि हम अगर किसी को मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका जो है रिलेशन परफॉर्मेंस पे किस तरीके से है, ठीक है, मोरल इंप्रूवमेंट का परफॉर्मेंस पे, इस तरीके के जो आप लोग रिसर्चेस कर रहे हो जिसमें आप लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो, उस केस में आप लोग कोरिलेशनल रिसर्च यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये आपका कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका एक तरीके से, अगर आप एक और पढ़ें जो 3rd नंबर पे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं दिया पर मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, दैट इज कॉजल कंपेरेटिव। कॉजल कंपेरेटिव में आप लोगों ने देखा हुआ है कि कॉजल कंपेरेटिव जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो का भी नाम होता है, जिसमें हम लोग जो होते हैं सारे के सारे वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल के मौजूद होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है, इसलिए इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं पहले। ये एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है, पर इसमें मैनिपुलेशन की कमी होती है एक तरीके से। जैसे कि अपने को ये देखना है कि कोई कितनी स्मोकिंग करता है, द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार हो चुकी है, इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते,
कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आपको देखना है किसी चीज़ से कि एक अच्छा आप लोग अपनी अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि गुड एजुकेशन से क्या इफेक्ट होता है ये। ठीक है, तो ये तो मैं अगर मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो मेरे ऊपर भी एक तरीके से एक्सपोज फैक्टर और कॉजर कंपेरेटिव हो सकती है कि जब मैंने दिसंबर 2019 से पहले जब मैंने जून 2019 का एग्ज़ाम दिया था उसके परफॉर्मेंस में, और अब जब मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैंने जब दिसंबर 2019 का जब एग्ज़ाम दिया उसके बीच में भी अपन ये एक्सपोज फैक्टर लगा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक तरीके से मैनिपुलेट नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब अपन कह सकते हैं कि वाइड डिफरेंस था। और इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि क्या इफेक्ट था अनअकैडमी ज्वाइन करने का, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का मेरे पे, है ना, मेरी परफॉर्मेंस पे, मेरे मार्क्स पे, मेरे स्कोर पे। तो यहाँ पे भी आप लोग एक तरीके से कॉजल कंपेरेटिव या एक्सपोज फैक्टर लगा सकते हैं। यहाँ मैनिपुलेशन की कमी होती है। तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, अपना एग्जांपल्स दे रहा हूँ, या मैंने जो देखे हैं रिसर्च पेपर में, जो मैं लिटरेचर रिव्यू कर चुका हूँ या काफ़ी सारे लिटरेचर रिव्यू मैंने किए, उसमें भी किस किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पहले पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि एक्सपोज फैक्टर जो इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपन एक तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। इसमें रैंडमनेस, कंट्रोल, मैनिपुलेशन तीनों चीज़ होती है और इफेक्ट दिखते हैं इसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ये बेसिकली जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये मदद करता है ये जानने में कि क्या किसी थ्योरी कोई थ्योरी है अगर तो वैलिड है कि इनवैलिड है, वो थ्योरी ट्रू है या फॉल्स है। ये बेसिकली नेचुरल और सोशल साइंस रिसर्च जो लोग करते हैं, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बेसिकली अपन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये जानना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स से पढ़ाने के वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं या मॉडर्न मेथड्स हैं, कन्वेंशनल मेथड्स ज़्यादा अच्छे हैं या नॉन कन्वेंशनल मेथड ज़्यादा। जैसे नॉन कन्वेंशनल में स्वयं मूक वगैरह आ गया, या कन्वेंशनल पुराने जो ज़माने में पढ़ाया जाता था। अगर मुझे ये इन दोनों के बीच में इफेक्टिवनेस जाननी है, ये देखना है कि कितने दोनों में से ये इफेक्टिव है या वो इफेक्टिव है, उस केस में मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लगा सकता हूँ, है ना। जैसे कि अपन और बहुत सारे देखते हैं कि आगे जाकर के एक सिस्टमैटिक टीचिंग शेड्यूल हेल्प चिल्ड्रन हु फाइंड इट हार्ड टू कोप अप विद द कोर्स, है ना, कि एक सिस्टमैटिक जो अगर किसी इंसान ने सिस्टमैटिक तरीके से अपना कोर्स डिज़ाइन किया है, उसके परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या अपन देख रहे हैं एक तरीके से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये अगर इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर थ्योरी की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, या किसी थ्योरी की ट्रू या फॉल्स, या कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इस तरीके से अगर आप एक तरीके से रिसर्च करने वाले हो, तो वो सारी की सारी जो रिसर्चेज है वो आ जाएंगी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ी जिसमें डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है ये बेसिकली एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो है ऑब्जर्वेशन और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करके ये अपना रिसर्च को आगे कंडक्ट कराता है। इसमें सबसे पहला है 1-to-1 इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यू मतलब क्या होता है? आप किसी एक रिस्पोंडेंट को फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो उसके साथ, और उससे डिटेल में क्वेश्चन पूछते रहते हो, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे तक आप उससे क्वेश्चन करते रहते हो, है ना। आप ये देख, और ये क्यों अपना फेस टू फेस क्यों करते हैं? बिकॉज आप लोग देखते हो कि इसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके गेस्चर, उसके पॉस्चर, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इस तरीके से अगर आपकी कोई रिसर्च है कि उस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी लैंग्वेज पे, या उनसे आप इन डेप्थ एक तरीके से आप करना चाहते हो, क्वेश्चनिंग करना चाहते हो, इंटरव्यू करना चाहते हो, तो उस केस में 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान देनी 1-to-1 में, 1-to-1 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपन कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग भी अपन कह सकते हैं। 2 से 2.5-3 घंटे अपन किसी एक इंसान की इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू करते जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं। तो 1-to-1 इंटरव्यू में हम एक आमने सामने क्वेश्चंस करते हैं, और ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे हम सामने वाले के गेस्टर्स, पोस्टर्स और बॉडी लैंग्वेज को असेस करना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी मेरे क्वेश्चंस पे या मेरे जो इंटरव्यू पे इसकी बॉडी लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फोकस ग्रुप होता है। फोकस ग्रुप में हम लोग एक पर्टिकुलर एक टारगेट फोकस चुनते हैं, एक टारगेट अपन ग्रुप चुनते हैं, जिसमें हम लोग उनसे एक तरीके से क्वेश्चंस या ऑनलाइन क्वेश्चंस करते हैं, या अपन कह सकते हैं उनसे अपन टेलीफोनिक करते हैं, या आजकल तो कॉन्फ्रेंस का ज़माना है, अपन कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप फोकस ग्रुप में होता है कि जिस चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे, जिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट्स में मैं फोकस करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं फोकस करके उनकी टेस्टिंग करता हूँ, और उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे रिसर्च से रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, जो मेरे रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक तरीके से एक्सपेंसिव मेथड होता है ना, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बिकॉज सारे ग्रुप को एक तरीके से इकट्ठा करना, और सब जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन सबका अपना पर्सनल और अपना अपना व्यूज़ होते हैं, तो उन सबको एक्यूमुलेट करके एक पर्टिकुलर उस ग्रुप में से किसी एक कंक्लूजन को निकालना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स मेथड अपन कह सकते हैं।
नेक्स्ट आ गए अपन एथनोग्राफिक रिसर्च पे। एथनोग्राफिक जो है हम लोग समझ चुके हैं, एथनोग्राफिक मीन्स कल्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर आपको कल्चर या किसी की मोटिवेशन के बारे में जानना है कि किसी इंसान के कल्चर में किस किस चीज़ों के बारे में, या किसी इंसान की अपन स्टडी करना चाहते हैं, तो उस केस में अपन कह सकते हैं अपन एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं। इन डेप्थ हम उससे कुछ नहीं करना चाहते, जिससे हम उसके कल्चर के, जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो डिस्कवरी चैनल्स आते हैं और बहुत सारे जो चैनल्स आते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे, उनके वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनसे पूछते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, उनके फोक डांस और इन सब के बारे में जानते हैं। वो लोग एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं, जिसमें वो किसी एक इंसान की पूरे कल्चर की या पूरे उनकी पूरी हैबिट्स, उनका जो डांस है या उनकी किस तरीके से फूड हैबिट्स है, उनके कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस तरीके से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉम को या एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, तो वो अपन कह सकते हैं वो एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर आ जाएगा। इसमें भी हम एक तरीके से इन डेप्थ करते हैं। आप इन सब में देख रहे होगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। बस यही होता है, बिकॉज यहाँ पे किसी प्रकार का अपन क्वेश्चनेयर वगैरह तो भरवा ही नहीं रहे हैं ना, कोई अपन सर्वे वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें भी अगर 1-to-1 इंटरव्यू में भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, फोकस ग्रुप में भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे सारे इन लोगों से मिल करके, चाहे वो टेलीफोनिक हो या किस तरह से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपन। और एथनोग्राफिक पे भी हम उस इंसान के साथ रहना, उनके साथ रहते भी हैं कई बार, ताकि हम उनकी जो है रहन सहन को पहचान सकें, कल्चर को पहचान सकें। तो ये सब एथनोग्राफिक में आ जाता है। उसके बाद आता है आपका केस स्टडी रिसर्च। जो केस स्टडी होता है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है ना। तो हम उस एंटिटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो हो चुका है इवेंट, उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसकी मदद से हम आगे जा कर के कोई रिसर्च करते हैं अपन, है ना। जैसे कि हमने केस स्टडी की, आगे जा कर के बहुत सारी केस स्टडीज़ हम लोग करते रहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने 20 साल तक डिविडेंड पे नहीं किया है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब केस स्टडीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, है ना। और उनके बेसिस पे अपन आगे जा करके अपने रिसर्च को उनको बेस रख करके कि ये चीज़ इनके साथ ऐसे हो चुकी है, इनके साथ ऐसा हुआ, तो इनका ये इफेक्ट निकला, इनका ये रिजल्ट निकला। और उसके बेसिस पे अगर हमारी जो रिसर्च होती है वो उस केस स्टडी से सिमिलर होती है, तो हम लोग फिर केस स्टडी रिसर्च जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग में हम लोग, अच्छा, केस स्टडी जो होता है वो बेसिकली एजुकेशन और सोशल साइंस के फील्ड में ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट रिकॉर्ड कीपिंग में आपके पास जो लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होती हैं, या जो भी आपके पास रेफरेंसेज या स्टडी मटेरियल या रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल होता है, उसको बेस रख करके अपनी रिसर्च अपन कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ये बुक्स वगैरह में किसी न किसी ने अपनी पूरी स्टडी की हुई है, अपना पूरा रिसर्च का काम किया हुआ है, उसको अपन ने बेस रखा, उसको अपन ने स्टडी किया, उसके बाद उसके बेसिस पे अपन ने कर लिया, कोई क्वेश्चन नहीं भरवाया, जो उस बुक में लिखा हुआ था, जो इफेक्ट उसमें लिखे हुए थे एक तरीके से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए थे, उसको ही हमने बेस करके एक तरीके से कर लिया। तो ये केस स्टडी और रिकॉर्ड कीपिंग में क्या अंतर है, केस स्टडीज़ में तो कोई ना कोई केस हुआ होता है, और रिकॉर्ड कीपिंग में क्या रहता है कि जो भी बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, या हम लोग जो बड़े बड़े जो अपन कह सकते हैं लोग थे जिन्होंने थ्योरीज फॉर्मुलेट की हैं, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो थ्योरीज वगैरह बनाई हैं, उनसे क्या इफेक्ट निकला है, उसी के बेसिस पे कि इसका ये इफेक्ट निकला। हाँ, ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो नीचे जाता है, तो उसके बेसिस पे अपन एक तरीके से अपन थ्योरी बना लेते हैं, और उसी बुक्स के बेसिस पे अपन अपनी रिसर्च को लिंक करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैं अगर ऑब्जर्व करूँ किसी चीज़ों को, और ऑब्जर्वेशन के केस में मैं बताना चाहता हूँ आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जैसे कि आपकी साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग। ये जो मैंने बताई 5 चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपकी एक्टिव है तो ही आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो तो आपका माइंड ही कहीं और है, आपके जो आप देख नहीं पा रहे हो उस चीज़ों को कि जो एक्चुअल में रियलिटी है, या आप सुन नहीं पा रहे हो सामने वाले ने क्या बोला, या आप सामने वाले को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन में इन जो 5 सेंसेस जिसे अपन कहते हैं, इनका एक्टिवनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका क्या रवैया है, उनकी वो हंस रहे हैं या वो रो रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं, ये 5 सेंसेस का, साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग का एक्टिवनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को समझा दिया मैंने, अब मैं एक आपके सामने एक रिसर्च लेके आता हूँ। जैसे कि एनटीए का एग्ज़ाम हुआ, एनटीए एग्ज़ाम होने के बाद बच्चे बाहर निकले। अगर मैं सपोज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ, आप लोग भी देखते हो यूट्यूब चैनल्स में आजकल खूब धूम मची होती है कि किस तरह से पेपर आया, इजी आया, डिफ़िकल्ट आया, मॉडरेट आया। तो सपोज़ मैं चला गया हूँ, जैसे ही बच्चे निकल रहे हैं और मैं बिल्कुल चला गया हूँ उनके सामने, और एक क्वेश्चन है मैंने डिज़ाइन किया है कि लेवल ऑफ
क्वेश्चंस किस तरीके से थे, डिफ़िकल्ट था, इजी था और मॉडरेट था। अगर ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ एक तरीके से, या मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, केस स्टडी पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट कैसा था, पुअर था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स के फॉलोइंग आए थे, ट्रू एंड फॉल्स आए थे। तो अगर ये सब चीज़ें, इस चीज़ों के अकॉर्डिंगली मैंने एक क्वेश्चनेयर फ्रेम किया है और वो क्वेश्चनेयर बच्चों से भरवा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पेपर था वो किस तरीके से था, और मैंने एक कॉलम भी ऐड कर दिया जो कि हर क्वेश्चनर में होता है कि एनी सजेशंस ऑल्सो। तो मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ आगे जा करके कि ये जो किस तरीके से पेपर आया है और आगे जा करके जो है वो क्या इंप्रूवमेंट्स एनटीए को करने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि लास्ट में सबके जो सब्जेक्टिव पेपर थे उसमें रिसर्च रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि मॉक टेस्ट डालने चाहिए एनटीए को, जिससे हमें पता चले कि पेपर का पैटर्न क्या है। कुछ भी एकदम से सामने आ जाता है तो लोग उतना प्रिपेयर नहीं होते, तो ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि क्वेश्चनियर के फॉर्म में हम भरवा रहे हैं उनसे, तो ये हो गया एक तरीके से आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव कैसा होगा? क्वालिटेटिव में मैंने क्या किया, जैसे कुछ लोग बाहर निकले, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोगों का मुंह लटका हुआ है ना, कुछ लोग डिप्रेस्ड है, कुछ लोग जैसे एग्जाम से बाहर निकले और तुरंत अपनी गाड़ी उठाए और चले गए एक तरीके से, ठीक है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो ग्रुप्स में होते हैं, वो खुश हैं, दे आर वेरी मच ग्लैड, और वो है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको। अगर वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं तो उनको हम देख रहे हैं, उनकी हम एक्सप्रेशंस को समझ रहे हैं, दे आर हैप्पी, दे आर है ना, या बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे अपन क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एक हमारे पास रिसर्च थी, उसमें हम कैसे क्वांटिटेटिव क्वेश्चनियर बना करके उनसे पूछ सकते हैं, और एक क्वालिटेटिव बनाया कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। सपोज मैंने वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्टडी की है, उनके फेसेस को देख करके, उनकी एक्शंस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, उनके किस तरीके से उनके मूवमेंट्स हैं, उन सबको देख करके अगर मैं किसी तरह का निष्कर्ष कर रहा हूँ तो वो भी अपन कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन बेसिस पे। अब सपोज हम लोग एक, मैं आपको क्वेरी या एक अपन कह सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। सपोज मैं किसी के पास गया, किसी स्टूडेंट के पास, और उससे मैं क्वेश्चनिंग करने लग गया माइक के सामने। जैसे मूवी इंटरव्यू होता है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में निकलते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी, फलाने की एक्टिंग कैसी थी, आपके सॉन्ग्स कैसे लगे। वो भी आपका क्वालिटेटिव ही होता है, बिकॉज सामने वाला जो है वो एक रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उसके पास कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होता, वो अपनी जजमेंट के हिसाब से आंसर दे रहा होता है। या मैंने किसी स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन किया उससे कि कैसा लगा पेपर, आपको क्या लगा, आपका कैसा अटेम्प्ट रहा, किस तरीके से, तो वो भी आपका जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च ही कहलाएगा, वो भी क्वांटिटेटिव नहीं कहलाएगा। तो उसको भी अपन कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए मेथड यूज़ किया बिकॉज ये वेल नोन मेथड्स हैं और यही अपन अप्लाई करते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है और रिसर्च मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं विद एग्जांपल्स मैंने बताने की कोशिश की है, आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।